हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट बायो एकेडमी। चलिए आज हम अपने सेकेंड मॉडल टेस्ट की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसके पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। ठीक है, चलो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल साइकिल के बारे में। हम क्वेश्चन करने के बाद क्या करेंगे, कुछ टिप्स एंड ट्रिक देंगे। ठीक है, हर चैप्टर के रिगार्डिंग आपके कुछ टिप्स और ट्रिक होंगे, जिसमें हम चैप्टर की समरी के बारे में देख लेंगे। मतलब शॉर्टकट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके हैं उनको हम समराइज करके वो चैप्टर पढ़ा देंगे। साथ में आपको अगर उस चैप्टर में कोई भी ट्रिक होगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले उससे रिलेटेड कोई ट्रिक हम चैप्टर में बता देंगे। मतलब हम वीडियो में ही इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जीवन स्टेज, यानी कि जीवन अवस्था के लिए कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, पहला है हमारा सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, यानी कि कोशिका जो है वो उपापचयी रूप से निष्क्रिय होती है। दूसरा हमारा क्या है? डीएनए इन द सेल डज नॉट रेप्लिकेट, यानी कोशिका में जो डीएनए है उनका प्रतिकृति नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन हमारा है इट इज नॉट अ फेज ऑफ सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है उनका सिंथेसिस या उनका संश्लेषण हमारा इस अवस्था में नहीं होता है। चौथा हमारा कहता है कि सेल स्टॉप ग्रोइंग, यानी सेल की वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, चलो 5 सेकेंड का टाइम है आपके पास, इसको खुद से एक बार पढ़ के सॉल्व करके देख लो। चलिए डिस्कस करते हैं हम अभी इसके आंसर के बारे में। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जीवन फेज हमारा कहाँ आता है। तो सेल साइकिल की हमारी 2 फेज होती है, एक हमारी एंटर फेज होती है और दूसरी हमारी एम फेज होती है। इंटर फेज में हम क्या देखते हैं कि जीवन की फेज आती है, एस फेज आती है और G2 की फेज आती है। ठीक है, और एम फेज में हमारा एम का मतलब माइटोटिक या फिर मियोटिक फेज। ठीक है, इसमें हमारा माइटोसिस और मियोसिस आता है। तो अब देखिए इसमें भी जीवन की बात करें, यानी कि ये जीवन फेज हमारा। तो इंटरफेज का मतलब क्या होता है? इंटरफेज में हमारी तैयारी चलती है, सेल डिवीजन की तैयारी। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि इस सेल साइकिल में हमारा जो सेल डिवीजन होता है वो आपका एम फेज में होता है, यानी डिवीजन का काम सिर्फ एम फेज में होता है, इंटरफेज में बस तैयारी चलती है। ठीक है, मान लीजिए कि जैसे अगर हम ह्यूमन सेल की बात करते हैं तो ह्यूमन में क्या होता है कि हमारा 24 घंटे की साइकिल में 23 घंटे हमारी सेल इंटरफेज में रहती है। ठीक है, और सिर्फ 1 घंटे में हमारा क्या होता है? डिवीजन होता है, जो कि एम फेज की अवस्था में आती है। ठीक है, देखो तो जीवन फेज मतलब प्रिपरेटरी फेज, जितना प्रिपरेशन का काम हुआ, जैसे आरएनए, प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड, एटीपी, इन सब का फॉर्मेशन हमारा कहाँ होगा? तो जीवन फेज में होगा। सेल जो होगी उपापचयी रूप से सक्रिय होगी जीवन की अवस्था में, तभी तो इतनी सारी चीजें बन रही हैं। जो हमारा जीवन फेज है वो हमारा डिसाइडिंग फेज है, यानी कि निर्णायक अवस्था कह सकते हैं। एक बार कोशिका अगर निर्णायक अवस्था से एस फेज में चली जाती है तो उसको कोशिका विभाजन करना कंपलसरी होता है। इसीलिए कोशिका विभाजन के लिए जाएगी या नहीं जाएगी, इसको कौन डिसाइड करता है? जीवन अवस्था करती है। ठीक है, हमारा सीक्वेंस क्या होता है? सबसे पहले कोशिका जीवन में आती है, जीवन से एस में जाती है, फिर G2 में जाती है, फिर एम में जाती है। ये भी सीक्वेंस हमारा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना कि कभी भी ये सीक्वेंस लिखने का है सेल साइकिल का सीक्वेंस, तो G1 S G2 M याद रखना, G1 S G2 M। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसका पहला ऑप्शन हमारा कहता है सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया, क्योंकि जीवन अवस्था में जो कोशिका होती है वो उपापचयी रूप से सक्रिय होती है, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट हमारा कहता है कि डीएनए इन द सेल डज नॉट रेप्लिकेट। तो डीएनए जो है, यानी कोशिका में जो डीएनए है वो प्रतिकृति नहीं करती है। तो हाँ, जीवन अवस्था में क्या होता है? कोई भी डीएनए का नाम भी नहीं आता है और डीएनए की प्रतिकृति भी नहीं होती है जीवन अवस्था में, यानी कि इसका स्टेटमेंट ये वाला हमारा सही है। फिर क्या कहता है? सी ऑप्शन हमारा इट इज नॉट अ फेज ऑफ सिंथेसिस ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, एटीपी, न्यूक्लियोटाइड, सबका सिंथेसिस तो हो ही रहा है, तो नॉट
यानी ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। फिर कहता है हमारा डी ऑप्शन की सेल स्टॉप ग्रोइंग, यानी कि कोशिका वृद्धि करना बंद कर देती है। तो इसको तो नाम ही जीवन का मतलब, जी का मतलब ही ग्रोथ है, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रोथ फेज यानी जीवन फेज, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, ठीक है। जिस बच्चे ने भी हमारा सेकंड ऑप्शन लगाया है वो करेक्ट है, ठीक है। कभी भी आप क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से, हर एक लाइन का मतलब समझ के आप क्वेश्चन टिक करना। चलो नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेल विच आर नॉट डिवाइडिंग आर लाइकली टू बी, यानी कि कोशिका जो विभाजित नहीं होती है वो कहाँ जाती है, ठीक है। जीवन अवस्था में, G2 अवस्था में, G0 अवस्था में या S अवस्था में, ठीक है। यानी जीवन फेज में, G2 फेज में, G0 फेज में एंड S फेज में। अगर सेल डिवाइड नहीं करती है तो वो कोशिका किस फेज में रहती है, ठीक है। चलिए 5 सेकेंड का टाइम आपको मिलता है, इसका आंसर दीजिए आप। ठीक है, चलो देखो, तो हम क्या देखते हैं कि जो कोशिका हमारी विभाजित नहीं हो पाती है वो कोशिका कहाँ जाती है, तो G0 फेज में जाती है, ठीक है, शांत अवस्था में जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या देखोगे, इस सेल साइकिल में जीवन के बाद हमारी G0 की अवस्था आती है। यहाँ हमारी 2 कोशिका होती है, एक तो हमारी परमानेंटली कोशिका चक्र से बाहर चली जाती है, यानी कि सेल साइकिल से परमानेंटली एग्जिट कर जाती है, और कुछ ऐसी कोशिका होती है जो कि टेम्पोरली एग्जिट करती है। तो हमारी नर्व सेल और कार्डियक सेल, ये 2 ऐसी कोशिका होती है जो कि परमानेंटली एग्जिट कर जाती है। इसका मतलब कि जब मानव शरीर तैयार हो जाता है, ठीक है, या कोई भी जीव जब तैयार हो जाता है, तो उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो तंत्रिका कोशिका होती है और जो हृदय की कोशिका होती है वो कभी भी विभाजन के लिए नहीं जाती है। जब एक बार तैयार हो गई तो वो बन गई, वो शांत अवस्था में जाके बैठ जाती है, यानी कि G0 फेज में बन के बैठ जाती है, परमानेंटली इस कोशिका चक्र से निकल के बाहर चली गई। लेकिन जो हमारी लीवर की कोशिका होती है, यानी लीवर सेल होती है, जब भी लीवर को लगता है हम डैमेज हो गए, हमको रिपेयर की जरूरत है, वो कोशिका शांत अवस्था से निकलती है, कोशिका विभाजन करके वापस से शांत अवस्था में आती है। तो वो हमारा टेम्पोरली एग्जिट करता है हमारी लीवर सेल, ठीक है। तो जब कोशिका डिवाइड नहीं करती है तो कहाँ जाती है, तो G0 की अवस्था में जाती है, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। ध्यान दीजिएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट की बात कर रहा है अबाउट मियोसिस, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के लिए कौन सा हमारा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। पहला हमारा कहता है कि पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी जो हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम है उनकी पेयरिंग होती है मियोसिस में। दूसरा हमारा कहता है कि 4 हैप्लॉइड सेल आर फॉर्म्ड, यानी कि 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। सी ऑप्शन हमारा क्या कहता है कि एट द एंड ऑफ मियोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर रिड्यूस टू हाफ, यानी मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के अंत में जो गुणसूत्र की नंबर होते हैं, यानी गुणसूत्रों की संख्या हमारी आधी हो जाती है, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या कहता है, डी ऑप्शन, 2 साइकिल ऑफ सेल रेप्लिकेशन अकर्स, यानी कि जो डीएनए की प्रतिकृति की जो हमारा चक्र होता है वो 2 बार होता है, ठीक है। तो मियोसिस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है, चलो आप खुद से पहले एक बार कर लो। चलिए अब हम देखते हैं, पहला हमारा कह रहा है मियोसिस में पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो हमें पता है कि मियोसिस में हमारा 2 होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर होते हैं। किस अवस्था में होते हैं, तो जब हम मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज में, जब हम बात करते हैं 5 चरणों की, यानी लता जरा पानी दे दे, ठीक है, ये हमारा ट्रिक है, लता जरा पानी दे दे। लता मीन्स लेप्टोटीन, जरा मीन्स जाइगोटीन, पानी मतलब पैकाइटीन, दे मतलब आपका डिप्लोटीन और दे मतलब डाइकाइनेसिस, या दे दी, ये भी सही रहेगा, दे दी, लता जरा पानी दे दी, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि हमारा जो पेयरिंग है, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम का, तो पेयरिंग किस में हो जाती है हमारी, तो जाइगोटीन के स्टेज में होती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है, मियोसिस के ही रिस्पेक्ट में है, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो हाँ सही है, जब हमारा मियोसिस फर्स्ट होता है तो 2 कोशिका बनती है, जैसे ही मियोसिस 2 कंप्लीट होता है तो 2 और कोशिका बन जाती है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन में 1 कोशिका से 4 कोशिका बनती है, यानी ये सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही है।
थर्ड स्टेटमेंट हमारा कहता है कि जब मियोसिस का अंत आता है तो जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो हाफ हो जाती है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो हमारा अर्धसूत्री विभाजन होता है इसे हम न्यूनकारी विभाजन यानी रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं मियोसिस को। तो रिडक्शनल डिवीजन मतलब क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। यानी अगर कोई हमारी 2n यानी कोई डिप्लॉयड कोशिका है, जैसे हमारे में क्या होता है कि 46 क्रोमोसोम है, ठीक है, 2n इज इक्वल टू 46 क्रोमोसोम, ये हमारे पेरेंट में है यानी पैतृक में है। जब हमारी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है, डॉटर सेल का निर्माण होता है, तो हम क्या देखते हैं कि इसमें से n इज इक्वल टू 23 कोशिका यानी कि 23 क्रोमोसोम, n इज इक्वल टू, तो हम इसमें क्या देखते हैं कि इसका आधा हमारी एक पुत्री को मिलेगा, इसका आधा एक दूसरी पुत्री को मिलेगा, तो गुणसूत्र की मात्रा हमारी आधी हो जाती है, 23 हो जाती है, ठीक है। यानी ये स्टेटमेंट भी सही है। तो गलत कौन सा स्टेटमेंट है? फोर्थ, जो कि क्या कहता है 2 साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन अकर, ठीक है। तो देखो मियोसिस में हमारा 2 चक्र नहीं चलता है डीएनए रेप्लिकेशन का। ये स्टेटमेंट का मतलब हमारा क्या है कि जब कभी भी मियोसिस होती है, मियोसिस एम फेज में कब होती है? जब इंटरफेज की अवस्था कंप्लीट हो जाए तब जाके एम फेज में कोशिका आएगी, ठीक है। अगर हम मियोसिस की बात करें तो सबसे पहले इंटरफेज की अवस्था में वो G1 फेज में जाएगी, S फेज में जाएगी, G2 अवस्था में जाएगी, ठीक है। और डीएनए की प्रतिकृति कहाँ होती है? हमारी S फेज में होती है। एक बार एक साइकिल में हो गया, ठीक है। अब ये कोशिका जाएगी मियोसिस में। तो मियोसिस में भी हम क्या देखते हैं कि एक तो मियोसिस 1 होता है और दूसरा मियोसिस 2 होता है हमारा, ठीक है। और मियोसिस 1 के बाद वापस से ये कोशिका इंटरफेज में नहीं जाती है। मियोसिस 1 के बाद ये कोशिका कुछ समय के दौरान मियोसिस 2 में एंटर करती है। जो टाइम ड्यूरेशन होता है मियोसिस 1 और 2 के बीच में, इसे हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस, ठीक है। तो मियोसिस 1 जैसे ही कंप्लीट होता है उसके कुछ समय बाद क्या होता है, वो मियोसिस 2 में चली जाती है। तो यानी कि वो कोशिका जो है वापस से डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं करेगी। एक कोशिका चक्र में मियोसिस के सिर्फ एक बार डीएनए का रेप्लिकेशन यानी प्रतिकृति होता है, ठीक है। इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। राइट ऑप्शन हमारा डी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। विच ऑफ द इवेंट लिस्टेड बिलो इज नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग द माइटोसिस, मतलब निम्न में से कौन सा चरण है, निम्न में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि हमारे माइटोसिस में नहीं देखा जाता है, ठीक है। तो देखो पहला स्टेटमेंट कहता है कि क्रोमेटिन का कंडेंसेशन, ठीक है, यानी कि क्रोमेटिन का सघनन। बी ऑप्शन है कहता है मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टू अपोजिट पोल, इसका मतलब हमारा क्या है, जो तारक केंद्रक है उनका विपरीत ध्रुवों की ओर गति करना। तीसरा हमारा क्या कहता है, अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम विथ 2 क्रोमैटिड ज्वाइंट टुगेदर एट द सेंट्रोमियर, यानी गुणसूत्र बिंदु पे 2 क्रोमैटिड का जुड़ना और क्रोमोसोम का दिखना, ठीक है। डी हमारा क्या कहता है, क्रॉसिंग ओवर यानी कि जीन विनिमय या फिर विनिमय, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखना है कि कौन सा माइटोसिस में हमको नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला हमारा कहता है क्रोमैटिन का कंडेंसेशन। तो जो माइटोसिस है, माइटोसिस के प्रोफेज में क्या होता है, हमारा क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होता है, यानी कि हमारा गुणसूत्रों का संघनन होगा। तो यानी ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टू अपोजिट पोल, यानी कि तारक केंद्रक का विपरीत ध्रुवों की ओर गति करना। तो हाँ, ये हमारा एनाफेज की अवस्था में होता है माइटोसिस के। ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है कि गुणसूत्रों का दिखना, जिसमें से 2 क्रोमैटिड जो है वो सेंट्रोमियर यानी गुणसूत्र बिंदु पे लगे रहते हैं, जुड़ते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमें किस में दिखाई देता है, तो प्रोफेज में दिखता है। प्रोफेज में क्या होता है कि फाइनली हमारे जो गुणसूत्र होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं, वो विजिबल हो जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। क्रॉसिंग ओवर ये किसका हमारा प्रोसेस या स्टेप है, तो ये हमारे मियोसिस में होता है। और मियोसिस के प्रोफेज में हमारा क्रॉसिंग ओवर पेकाइटिन स्टेज में होता है, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर हमारा माइटोसिस का पार्ट नहीं है, मियोसिस का पार्ट है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट होगा, तो क्रॉसिंग ओवर यानी कि जीन विनिमय। चलिए नेक्स्ट हम 5th क्वेश्चन को देखते हैं कि अब बाइवेलेंट ऑफ मियोसिस 1 कंसिस्ट ऑफ, यानी कि जो युगली होता है मियोसिस 2 में यानी अर्धसूत्री विभाजन 1 में जो युगली का निर्माण होता है, उसके बारे में हम क्या देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि 2 क्रोमैटिड यानी युगलिक का निर्माण कैसे होता है।
दो क्रोमैटिड और एक सेंट्रोमियर यानी कि दो अर्ध गुणसूत्र और एक हमारे गुणसूत्र बिंदु से। सेकंड ऑप्शन है टू क्रोमैटिड टू सेंट्रोमियर यानी कि दो अर्ध गुणसूत्र और दो हमारे गुणसूत्र बिंदु। सी ऑप्शन में कहता है चार क्रोमैटिड और दो सेंट्रोमियर यानी कि हमारे चार अर्ध गुणसूत्र और दो हमारे गुणसूत्र बिंदु। डी ऑप्शन कहता है हमारा फोर क्रोमैटिड और फोर सेंट्रोमियर यानी कि चार हमारे क्या है अर्ध गुणसूत्र है और चार हमारे गुणसूत्र बिंदु है। ठीक है, चलिए इसके आंसर आप दीजिए। चलिए इसका आंसर हम देखते हैं कि एक बाइवेलेंट यानी एक युगली में जो हमारी अर्धसूत्रीय विभाजन 1 में होता है उसमें हमारे कितने क्रोमैटिड और कितने हमारे अर्ध गुणसूत्र होते हैं। तो याद रखना कि चार क्रोमैटिड और दो सेंट्रोमियर होते हैं यानी कि चार अर्ध गुणसूत्र और दो हमारे गुणसूत्र बिंदु होते हैं। ठीक है, चलो इसको हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। ऐसा करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए देखिए मियोसिस। मियोसिस हम इसलिए डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि मियोसिस से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, स्पेशली प्रोफेज 1 से आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो भी आपके क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो भी आपका डाउट हो सकता है या समरी हो सकता है हम यहीं पे डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन के साथ ही, ताकि ये चैप्टर भी लगभग आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, मियोसिस में देखिए मियोसिस हमारे दो टाइप के होते हैं, मियोसिस 1, मियोसिस 2। इंपॉर्टेंट क्या है हमारा कि मियोसिस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। अब मियोसिस में भी हम हमारा मियोसिस 1 जो होता है इसको हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, यानी न्यूनकारी विभाजन। जो हमारा मियोसिस 2 होता है इसको हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। यानी समकारी या समविभाजन। इक्वेशनल मतलब इक्वल। ठीक है, मियोसिस 2 इज इक्विवेलेंट टू माइटोसिस, यानी मियोसिस 2 हमारे किसके बराबर है, तो माइटोसिस के है। ठीक है, देखो मियोसिस 1 में भी हम क्या देखते हैं, यहां पे हमारे 4 फेजेस आते हैं। प्रोफेज यानी पूर्वावस्था, मेटाफेज, मध्य अवस्था, एनाफेज, पश्चावस्था और टीलोफेज यानी कि अंतावस्था। ठीक है, प्रोफेज में भी हमारा अगर मियोसिस 1 है तो प्रोफेज 1 हो जाएगा, मेटाफेज 1 हो जाएगा, एनाफेज 1 हो जाएगा और टीलोफेज 1 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट हमारा क्या होता है, प्रोफेज। याद रखना प्रोफेज हमारा सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है सेल डिवीजन की। सेल डिवीजन की लॉन्गेस्ट फेज अगर पूछे तो हमारा प्रोफेज, लेकिन अगर सेल साइकिल का लॉन्गेस्ट फेज पूछे तो हमारा जीवन फेज। ठीक है, या इंटरफेज। लॉन्गेस्ट फेज प्रोफेज होता है हमारा। लॉन्गेस्ट क्यों होता है, क्योंकि जीवन में हमारे 5 स्टेप होते हैं। मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 की अवस्था में 5 चरण होते हैं यानी कि 5 स्टेप होते हैं। और इसका ट्रिक हमारा क्या है, लता जरा पानी दे दे। देखो लता L फॉर लेप्टोटीन, Z से हमारा जाइगोटीन, पानी से हमारा पेकाइटीन। ठीक है, दे से हमारा क्या हो जाता है, डिप्लोटीन और ये हमारा डायाकाइनेसिस। ठीक है, तो देखो लता जरा पानी दे दे हो गया हमारा।
इसको आप याद कैसे रखोगे, जो हमारा लेप्टोटीन होता है तो लेप्टोटीन से हमें याद रखना लपेटना, ठीक है, क्योंकि प्रोफेज में क्या हो रहा है, क्रोमैटिन जो है इनका सघनन हो रहा है, तो सघनन होने का मतलब वो कंडेंस्ड हो रहे हैं जो भी हमारे धागे हैं। तो तुम ऐसे इमेजिन करो कि मान लो हमारे पास क्या है, कोई थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, अब उसको हम एक जगह समेट रहे हैं, ठीक है। क्रोमैटिन और कुछ नहीं है, वो हमारा डीएनए का एक सेगमेंट होता है जिसमें हिस्टोन प्रोटीन लगे होते हैं, कुछ आरएनए होते हैं, ठीक है, उन्हीं का सघनन होके वो एक गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। तो यहां हम क्या देखते हैं कि लेप्टो से याद रखना है लपेटो, ठीक है, पहले क्या किया, लपेट लिया, यानी कि जो गुणसूत्र थे हमें, जो हमारे क्रोमोसोम थे उनको लपेटा, लपेट के क्या कर दो, इस तरह से एक फूल का गुच्छा बना दो, ठीक है। कभी बुके देखा है इस तरह से, इसमें क्या होता है, फ्लावर्स लगे होते हैं, कुछ ऐसे पत्तियां होती हैं, ठीक है, फ्लावर, और ये पोर्शन पूरा ढका हुआ कवर होता है। तो ये क्या बन गया, एक बुके बन गया, यानी इसको बोकेट स्टेज कहते हैं। तो लेप्टोटीन के स्टेज में हम क्या देखते हैं कि गुणसूत्रों यानी को लपेट लपेट के उसको बुके के समान बना देते हैं, यानी बोकेट स्टेज कहते हैं इसको, ठीक है। लेप्टोटीन में सिर्फ हम लपेट के एक बुके बना दिए। अब उसके बाद जाइगोटीन, जाइगोटीन के स्टेज में हम क्या देखते हैं कि अब दो गुणसूत्र आपस में पास आएंगे, ठीक है, पहले फ्लावर दिया, अब दोनों पास आए, ठीक है। जब पास आएंगे तो पास आके इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग बनाने का काम होगा वो किसका होगा, स्नैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का होगा। अब दो लोगों के बीच में एक, ऐसे समझो कि कुछ कॉम्प्लेक्स जैसा, कुछ सम्मिश्र जैसा स्ट्रक्चर बना है जो इन दोनों को जोड़ के रखने का काम किया हुआ है। यानी कि जब हम जाइगोटीन के स्टेज में आते हैं, मतलब पहले फूल दिया, फूल देने के बाद दोनों गुणसूत्र जो है हमारे पास आएंगे, ठीक है। तो ये मान लो ये एक आपका गुणसूत्र है और ये हमारा दूसरा गुणसूत्र है। अब ये दोनों गुणसूत्र क्या करेंगे, पास आएंगे। जब पास आएंगे तो इन दोनों के बीच में, इनके बीच में क्या होता है कि एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जो इन दोनों को जोड़े रखने का काम करता है, और उस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, स्नैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इन दोनों के बीच में अब क्या हो गया, जुड़ गए ये लोग। ये जो हमारी दो होमोलोगस क्रोमोसोम के जुड़ने की प्रक्रिया है, ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि टू होमोलोगस क्रोमोसोम आर पेयर अप, इसको हम क्या कहते हैं, स्नैप्सिस, ठीक है। इन दोनों की जुड़ने की जो प्रक्रिया है इसे हम क्या बोलेंगे, स्नैप्सिस, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप। यानी कि जो हमारे समजात गुणसूत्र हैं उनका जुड़ना स्नैप्सिस कहलाता है। अब इस स्टेज में सब जाइगोटीन के स्टेज में हो रहा है, ठीक है। जाइगोटीन को याद कैसे रखना है भाई, जाइगोट से, यानी जब नर और मादा युग्मक मिलते हैं, यानी जब मेल और फीमेल गैमेट जुड़ते हैं तो जाके हमारा जाइगोट का निर्माण होता है। तो याद वही रखना है, एक हमारा मेल है, दूसरा हमारी मान लो फीमेल है। अब दोनों के बीच में कोई बॉन्ड बनाएगा, दोनों पास रहेंगे, दोनों के पास रहने की जो प्रोसेस है वो हमारी स्नैप्सिस हो जाएगी। दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है उसको हम स्नैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। और जब दो मिल जाते हैं तो कैसे दिखते हैं, जब दो लोग मिलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, जोड़ा बोलते हैं, जोड़ा बोले तो युगली बोलते हैं, ठीक है। यानी युगली का निर्माण किस में होता है। अब इन दोनों क्रोमोसोम को मिला के हम क्या बोलते हैं, बाइवेलेंट। यानी ये कैसे दिख रहे हैं, तो युगली की तरह दिख रहे हैं, ठीक है। अब जब दो लोग मिलते हैं तो चार बन जाते हैं, तो ठीक है, दो क्रोमोसोम हो गए, ठीक है, यानी दो हमारे समजात गुणसूत्र मिलके बाइवेलेंट बन गए, युगली बन गए। अगर इसमें पूछा जाए कि कितने हमारे क्रोमैटिड होंगे, तो दो इसके टोटल क्रोमैटिड 4। अब कितने हमारे सेंट्रोमियर होंगे, तो इसका अकेले का एक सेंट्रोमियर ये बीच वाला, इसका सेंट्रोमियर ये सेंटर वाला। यानी कि एक हमारे युगली में कितने क्रोमैटिड बनते हैं, तो 4 क्रोमैटिड बनते हैं। और कितने हमारे सेंट्रोमियर बनते हैं, यानी कि गुणसूत्र बिंदु बनते हैं, तो सिर्फ 2, एक इसका एक इसका,
ठीक है, तो बाइवेलेंट हो गया। अब 2 से 4 हमारे बनते तो यहाँ हैं जाइगोटीन में, लेकिन दिखते कहाँ हैं, पैकेटीन में। ठीक है, जब 2 लोग मिलेंगे तो 4 होंगे, जब 4 होंगे तो वो 4 हमें उस स्टेज में नहीं दिखाई देंगे, उसके अगले साल दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये 4 भी हमें अगले साल दिखाई दे रहे हैं, यानी पैकेटीन के स्टेज में दिखाई दे रहे हैं। तो याद रखना जाइगोटीन में हमारे कौन कौन से स्टेप इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आता है। देखो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिनेप्सिस किस स्टेज में दिखाई देता है, या बाइवेलेंट किस स्टेज में दिखाई देता है। बाइवेलेंट में कितने हमारे क्रोमैटिड या फिर कितने हमारे सेंट्रोमियर होते हैं। ठीक है, जो भी आता है डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहाँ बनता है, तो बनेगा कहाँ, हमारा जाइगोटीन के स्टेज में। तो ये हमारा जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही चीजें हम आपको बताते जा रहे हैं। ठीक है, या फिर होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर अप कहाँ होगा, जाइगोटीन में होगा। सिर्फ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं। पैकेटीन के स्टेज में आओ। पैकेटीन मतलब पैचीटीन, पैच जैसा कुछ दिख रहा है, पैच। जहां 2 लोग पास आएंगे तो इसका मतलब उनपे अब धब्बा लगेगा, मतलब पैच लगेगा। पैच भी कब लगेगा, जब उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। तो याद रखना, ये एक स्टोरी के फॉर्म में इसको याद रखना। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चों को मियोसिस के ट्रिक याद नहीं रहते, मियोसिस याद ही नहीं रहता है, तो हमें लग रहा है कि अब याद रहेगा आपको। ठीक है, चलो पैकेटीन के स्टेज में देखो क्या हुआ। अब दोनों लोग जुड़ गए, इनके बीच में क्या हुआ, बॉन्ड बन गया। ये दोनों अब अलग अलग से जोड़े बन गए, अब जोड़े से ये 4 बना दिए। तो पैकेटीन के स्टेज में क्या होगा, अब ये क्रॉसिंग ओवर करेंगे। ये मान लो ये हमारा ब्लैक वाला गुणसूत्र था और ये हमारा रेड वाला गुणसूत्र, तो ये अपना जो आर्म है, भुजा है, वो इसकी भुजा पे चढ़ा देगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट क्या होता है, जैसे ये आ गया, तो ये इसका जो लाल वाला खंड है वो कहीं ना कहीं ये दे दिया किसको, ब्लैक वाले को दे दिया, यानी यहाँ हमारा जीन विनिमय हो गया। या हम कह सकते हैं कि जो हमारा गुणसूत्र था वो रिकॉम्बिनेशन यानी पुनर्योजन का कार्य कर लिया, यानी एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। यानी कि ये क्या किया, जब पैच लगाया तो अपनी कोई चीजें उसको दे दिया, वो अपनी चीजें इसको दे दिया। यानी कि जो आनुवांशिक पदार्थ था, पहला वाला क्रोमोसोम अपनी यादों के तौर में उसको दे दिया क्या, कुछ आनुवांशिक पदार्थ, दूसरा वाला उसको दे दिया अपना आनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, दोनों को एक दूसरे को गिफ्ट मिल गया है। अब ये वाला जो रेड वाला था, रेड वाले पे हम क्या देख रहे हैं कि कुछ खंड हमारे किसके लग गए, ब्लैक वाले क्रोमोसोम के लग गए। ठीक है, यहाँ भी हमारा ब्लैक वाला क्रोमोसोम के बीच में ये खंड लग गया। अब इसके बाद पैकेटीन के स्टेज में हमारा क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। अगर हमको कहा जाए कि प्रोफेज की सबसे लंबी अवस्था कौन होती है, तो हमारा पैकेटीन, पानी वाला जहां धब्बा लगता है वो बहुत लंबी स्टेज होती है। ठीक है, तो पैकेटीन जो होती है ये हमारी लॉन्गेस्ट फेज होती है। ठीक है, ये सबसे लंबी अवस्था होती है। और इस अवस्था में क्या क्या होता है हमारा, तो पैकेटीन की अवस्था में एक तो हमारा क्रॉसिंग ओवर हो गया। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर यानी जीन विनिमय हो गया, और दूसरा हमारा रिकॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान हमारा रिकॉम्बिनेशन में होता है। होता क्यों है रिकॉम्बिनेशन, अगर ये जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान ना हो तो हम पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं सब एक जैसे दिखेंगे, उनका नेचर एक जैसा होगा, बिहेवियर एक जैसा होगा, सारी चीजें एक जैसी होगी। तो हमको उसे भिन्न करने के लिए क्या करना जरूरी है, रिकॉम्बिनेशन करना जरूरी है। हम अपने भाई बहन की तरह ना तो दिखाई देते हैं, ना हमारा नेचर सेम होता है। इसका रीजन क्या है, रिकॉम्बिनेशन, यानी कुछ जीन हमारे पापा के आएंगे, कुछ जीन हमारे मम्मी के आएंगे, और हम कुछ अलग ही बन के आएंगे। ठीक है, तो ये चीजें जरूरी है हमारे यहाँ, क्योंकि वेरिएशन बहुत जरूरी है, उसके लिए रिकॉम्बिनेशन का होना जरूरी है। ये हमारा सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन किस अवस्था में होता है, तो हमारा पानी यानी कि पैकेटीन के स्टेज में होगा। जब डिप्लोटीन के स्टेज में आएंगे तो क्या होगा, बहुत देर तक हमारा क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर, कुछ इस टाइप से क्रॉसिंग ओवर हो गया। ठीक है, अब जब इन पे पैच लग रहा है तो अब क्या होगा, यहाँ पे एक और चीज होती है, टेट्राड का बनना, यानी 2 से 4 बने थे तो ये 4 दिखाई किस में देंगे, तो पैकेटीन की स्टेज में दिखाई देंगे कि अरे 2 से 4 हो गया, तभी तो धब्बा लग गया। ठीक है, तो इसका मतलब पैच तब लगेगा जब ये 4 दिखाई देंगे। 4 हो गए, ऊपर से इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर भी हो रहा है और रिकॉम्बिनेशन भी हो रहा है, यानी जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज भी हो रहा है।
तब जब अगली स्टेज में डिप्लोटीन में ये बंदे जाएंगे तो डिप्लोटीन में क्या होगा, ये दोनों अलग होने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो जब हमारा पैकेटीन की स्टेज है तो पैकेटीन की स्टेज में कुछ इस टाइप से क्रॉसिंग ओवर है। ये हमारा एक मान लो जो ब्लैक वाला खंड है ये है, ये हमारा रेड वाला, तो कुछ ऐसे क्रॉसिंग ओवर इनके बीच में हो रहा है। डिप्लोटीन की स्टेज में आते आते अब ये दूर होना चाहते हैं, तो अब ये एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे इसके खंड एंड वाले पॉइंट पे यानी अंत वाले जगह पे हम क्या देखते हैं, कुछ एक्स आकार का स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसको हम कायस्मेटा बोलते हैं। ठीक है, तो डिप्लोटीन के स्टेज में हम क्या देखते हैं, सिर्फ कायस्मेटा का फॉर्मेशन देखेंगे। इस स्टेज में हमारा क्या होगा, डिसोल्यूशन ऑफ स्नेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। यानी कि जब ये दोनों अलग होंगे तो अलग तभी हो पाएंगे जब इनके बीच में जो बॉन्ड बना था हमारा जाइगोटीन में, जब तक ये घुलेगा नहीं तब तक ये अलग नहीं हो पाएंगे। तो इस स्टेज में सबसे पहले तो क्या होता है, स्नेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन हो जाता है, वो हमारे घुलनशील हो जाते हैं। इसके बाद से अब ये दोनों हमारे अलग होना शुरू हो जाएंगे। जब अलग होंगे तो इनको कुछ एक्स आकार का, ठीक है, एक्स शेप का हमारा कायस्मेटा दिखाई देता है, कायस्मेटा। और ये हमारा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि कायस्मेटा का निर्माण हमारा किस अवस्था में होता है, तो डिप्लोटीन की अवस्था में होता है। देखते कि फाइनली ये गुणसूत्र क्या हो गए, अलग हो गए। ठीक है, फाइनली ये जो गुणसूत्र ऐसे थे यहाँ पे हमारा डिप्लोटीन में आते हुए हमको क्या दिखाई देता है कि एक्स आकार का हो जाता है। ठीक है, ये इनके बीच में मतलब समझो कुछ ऐसा एक्स ऊपर से एकदम एक्स टाइप का बना हुआ है, एक्स जैसा कुछ बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा डिप्लोटीन की अवस्था में होता है। और डाइकाइनेसिस की अवस्था में हम क्या देखते हैं, पूरी तरह से अभी सेपरेट हो चुके हैं, यानी गुणसूत्र हमारा कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, यानी डाइकाइनेसिस में ये दोनों गुणसूत्र हमारे अलग हो जाते हैं। जो हमारा न्यूक्लियर झिल्ली होती है, यानी जो प्रोफेज की अवस्था में जितनी चीजें होती थी, जैसे न्यूक्लियर झिल्ली हमारी विघटित हो जाती थी, न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका विलुप्त हो जाती थी, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स थे यानी कोशिकांग थे वो विलुप्त हो जाते हैं। अब सारी की सारी अवस्था हमारी डाइकाइनेसिस में होती है। तो डाइकाइनेसिस के लिए टर्म हमारा यूज होता है टर्मिनलाइजेशन। ठीक है, टर्मिनलाइजेशन हमारा डाइकाइनेसिस में होता है। तो बस यही वो स्टेज था जो हमारा सेल साइकिल में इंपॉर्टेंट होता है, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और ये मान के रखो कि ये एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का रहेगा। ठीक है, डायरेक्ट हमारा बस जितने नाम लिखे ना किस फेज में पाए जाता है तो वैसे याद रखना। अगर ये स्टोरी याद रहेगी, पहले फूल दिया, दोनों पास आए, इनके बीच में बॉन्ड बना। ठीक है, मतलब पहली स्टेज में क्या हुआ, फूल दिया, अगली स्टेज में दोनों पास आए, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना। इस बॉन्ड को क्या कहते हैं हम, स्नेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। जब पास आके ये प्रक्रिया होती है इसे कहते हैं हम स्नैप्सिस। और इसके बाद ये दोनों जोड़े की तरह दिखाई देते हैं, यानी बाइवेलेंट की तरह। ये हमारे अगले अवस्था में क्या होता है, अब अगली अवस्था में हम क्या देखते हैं कि अब इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। दोनों अपने क्या कर रहे हैं, आनुवांशिक पदार्थ को एक्सचेंज कर रहे हैं। लंबी अवस्था तक हम ये काम, मतलब हम ये क्रॉसिंग ओवर का जो काम है ये लंबी अवस्था तक चल रहा है। अगली स्टेज में अब ये दोनों दूर होना चाहते हैं, तो सबसे पहले इनके बीच का जो स्नेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो हमारा विघटित होगा। उसके बाद ये दोनों हमारे अलग होने की कोशिश करेंगे, तो एक्स आकार का कुछ कायस्मेटा दिखाई देगा। और जब डाइकाइनेसिस में जाएंगे तो पूरी तरह से ये अवस्था हमारी खत्म हो जाएगी। हमारी प्रोफेज की सबसे लास्ट अवस्था होती है, इसीलिए जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनेली होते हैं या जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनेली होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी विलुप्त हो जाती है, यानी डिसअपियर हो जाती है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाते हैं, क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। एक चीज नोटिस करना, यहाँ कुछ खंड हमारे यानी कि कुछ पार्ट हमारे इस जीन के आ गए हैं, यानी इस डीएनए के आ गए हैं, और कुछ इसके आ गए, यानी कि
फाइनली जो हमारा नेचर है यानी कि कुछ पार्ट मम्मी का कुछ पार्ट पापा का, इस टाइप से आता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, मियोसिस वाला पार्ट। चलो अब हम क्वेश्चन को देखते हैं कि बाइवेलेंट ऑफ द मियोसिस कंसिस्ट ऑफ, तो हम यहाँ पे क्या देखे थे, 1 2 3 4, 4 क्रोमेटिड 2 हमारे सेंट्रोमियर, तो आंसर क्या होगा 4 क्रोमेटिड 2 सेंट्रोमियर। अगली स्टेज हमारी क्वेश्चन क्या कहती है कि बेस्ट फेज टू स्टडी द स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ द क्रोमोसोम, सूत्र की संरचना और उसकी संख्या को देखने के लिए जो इसकी सर्वोत्तम अवस्था होगी वो कौन सी होगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टीलोफेज। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए आप। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। इसका आंसर क्या होगा कि जब कभी हमारे स्ट्रक्चर और साइज बोले या फिर कभी भी कुछ ना लिखा हो, स्ट्रक्चर साइज नहीं लिखा हो, बस लिखा हो हमारी बेस्ट फेज टू स्टडी क्रोमोसोम, तब भी हमारा क्या होगा, मेटाफेज। ठीक है, लेकिन कभी आपको क्वेश्चन अगर ये पूछे कि बेस्ट फेज टू स्टडी शेप ऑफ द क्रोमोसोम, यानी अगर आकृति की बात करता है तब हमारा क्या होगा, एनाफेज। और ये भी क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप देख लो। बेस्ट फेज टू स्टडी शेप ऑफ द क्रोमोसोम यानी आकृति। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, एनाफेज यानी पश्चावस्था। ठीक है, एक चीज नोटिस करना, एनसीईआरटी में जो बच्चे पढ़े होंगे, एनसीईआरटी में गलत लिखा हुआ है, यहाँ आकृति की जगह पे हमारी संरचना लिखा हुआ है एनाफेज की अवस्था में, हिंदी की एनसीईआरटी में, तो उसे आप करेक्ट कर लेना। आकृति के लिए सर्वोत्तम अवस्था हमारी एनाफेज होती है और संरचना और आकार के लिए कौन सी होगी, तो मेटाफेज होती है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मियोसिस इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म रिजल्ट इन, ठीक है, यानी द्विगुणित जीव में अर्धसूत्री विभाजन में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। पहला, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट, यानी कि जो युग्मक है उनका निर्माण करना। दूसरा, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी गुणसूत्रों का आधा होना। तीसरा हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन, यानी कि जो हमारा वेरिएशन होता है उसके साथ इंट्रोडक्शन। और डी ऑप्शन हमारा क्या है, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो देखो मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस सिर्फ और सिर्फ हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होती है। ठीक है, अगर हम माइटोसिस और मियोसिस की बात करते हैं तो माइटोसिस ये हमारा सोमैटिक सेल में होता है। ठीक है, माइटोसिस में जो डिवीजन होता है वो हमारा सोमैटिक सेल में होता है, और मियोसिस में जो डिवीजन होता है हमारा, ये हमेशा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, यानी कि मियोसिस क्या करता है, सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है। सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन हमारा मियोसिस से होगा, और माइटोसिस से हमारा क्या होगा, जो भी रिपेयर का काम हो गया। ठीक है, मान लो कि कोई भी बॉडी में सेल डिवीजन का काम हो गया, ये सारा एक सोमैटिक सेल में जो भी हमारा डिवीजन हो रहा है वो माइटोसिस कहलाता है, यानी एक सेल से 2 सेल बनाती है। लेकिन जब भी हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, तो मियोसिस का। मियोसिस में क्या होता है, एक सेल डिवाइड करके 4 हमारे हैप्लॉइड सेल बनाती है। ठीक है, और हमें पता है कि जो हमारा गैमेट होता है, मेल या फीमेल गैमेट, वो उसकी प्लॉइडी हमेशा n यानी अगुणित होती है। तो यहाँ हमारा पहला कहता है प्रोडक्शन ऑफ गैमेट, ये हमारा स्टेटमेंट सही है। दूसरा कहता है रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो इससे पहले अभी हमने देखा ही है कि मियोसिस को कहते ही हम रिडक्शनल डिवीजन है। ठीक है, तो इसीलिए क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है हमारी, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन, तो अभी हमने जो लता जरा पानी दे दे सीखा था उसमें हमने रिकॉम्बिनेशन देखा था। ठीक है, यानी पुनर्योजन। तो इसमें क्या होता है, हमारा पैकेटीन के स्टेज में पुनर्योजन होता है जिसमें आनुवांशिक पदार्थों का एक्सचेंज होता है। जितने भी हमारे जो जीव होते हैं वो एक दूसरे से बनने लगे, वो किसकी वजह से होता है, तो वेरिएशन की वजह से होता है। यानी कि एक मियोसिस में हमारे डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में सारे के सारे स्टेटमेंट होते हैं, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारा सही है। ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मियोसिस अकर्स इन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग, ठीक है, यानी कि जो हमारा अर्धसूत्री विभाजन है वो हमारे जीव में कब होगा।
ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बी ऑप्शन हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सी बोथ सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और डी नन ऑफ दीज। ठीक है, इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हम अभी बता दिए कि जो मियोसिस है वो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, या मियोसिस कब होता है? ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम, 9th क्वेश्चन। ड्यूरिंग एनाफेज 1, याद रखना एनाफेज 1 की बात करें, ऑफ मियोसिस इज, एनाफेज 1 में क्या होता है? पहला ऑप्शन हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, यानी दो समजात गुणसूत्र अलग हो जाते हैं यानी पृथक हो जाते हैं। बी ऑप्शन हमारा नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, यानी कि जो विषमजात गुणसूत्र होते हैं वो हमारे पृथक हो जाते हैं। सी ऑप्शन हमारा सिस्टर क्रोमैटिड क्रोमोसोम सेपरेट, यानी कि जो हमारे भग्नी अर्ध गुणसूत्र होते हैं उनका पृथक होना। और डी हमारा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट्स, यानी कि जो हमारी अभग्नी होती है, यानी कि जो हमारी नॉन सिस्टर होती है उसका सेपरेट, इसका पृथक होना। तो एनाफेज 1 में क्या होता है? सोच समझ के आंसर कीजिएगा। होमोलोगस, नॉन होमोलोगस, सिस्टर, नॉन सिस्टर, सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए इसकी। चलो ऐसा करो, पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलो पहले हम आपको होमोलोगस, नॉन होमोलोगस, सिस्टर और नॉन सिस्टर के बीच का डिफरेंस बता देते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए ये एक गुणसूत्र है, ठीक है, और एक गुणसूत्र ये है। अगर इन दोनों गुणसूत्र में जो जीन दूरी होगी, जीन डिस्टेंस, यानी कि इन दोनों गुणसूत्रों में क्या होगा, जो भी हमारा जीन नंबर होगा, जीन डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये क्रोमोसोम पूरी तरह से क्या होंगे, हमारे सिमिलर होंगे। तो ऐसे क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, जैसे मान लो कि यहां पे हमारा आई कलर का जीन है, ठीक है, इस वाले स्पेस पे, तो सेम हम क्या देखते हैं कि यहां पे भी हमारा आई कलर का जीन है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मान लो यहां हमारा कैपिटल ए है, सेम यहां भी हम क्या देख रहे हैं, कैपिटल ए है। यहां मान लो हमारा हेयर कलर का है, ब्राउन कलर का हो गया, तो ये मान लो सेकंड जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो सेम इसमें भी हमारा बी जीन यहाँ प्रेजेंट होगा। होमोलोगस क्या हो गया कि जो जीन यहाँ प्रेजेंट है वही जीन यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, कैपिटल ए, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, होमोजाइगस। और अगर हम कैपिटल ए स्मॉल ए की बात करेंगे तो इसको हम कहते हैं क्या, हेट्रोजाइगस। ठीक है, यानी इन दोनों कंडीशन में क्या देख रहे हैं, जो हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम पे या तो होमोजाइगस कंडीशन हो सकता है या हेट्रोजाइगस कंडीशन हो सकता है। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है कि दोनों क्रोमोसोम पे जीन डिस्टेंस, हमारी जीन नंबर हो गया, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक या लक्षण जो है वो हमारे सिमिलर होंगे, वो होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाएंगे। ठीक है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, जैसे कि ये मान लो एक क्रोमोसोम, ठीक है, और ये मान लो दूसरा क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर, और एक क्रोमोसोम हमारा ये है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, अगर हमारा आई कलर का जीन यहाँ है तो यहाँ हमारा नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, या मान लो किसी और स्पेस पे पाया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इस कंडीशन में इसको हम कहेंगे क्या, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब जो लक्षण है वो हमारे समान नहीं है। ठीक है, ये हमारा नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाता है। अब इसमें भी एक चीज देखना, क्रोमैटिड में सिस्टर और नॉन सिस्टर क्या होता है। हमें पता है ये एक क्रोमैटिड, ये दूसरा क्रोमैटिड, एक क्रोमैटिड ये, एक क्रोमैटिड ये पूरा दोनों खंड। तो अब ये दोनों क्रोमैटिड इस क्रोमोसोम के लिए कैसी होगी, सिस्टर की तरह होगी। ठीक है, और ये वाले क्रोमोसोम के लिए ये दोनों क्रोमैटिड कैसी होगी, सिस्टर की तरह होगी। लेकिन अगर ये एक क्रोमैटिड ब्लैक वाली, ये रेड वाले क्रोमैटिड के अगर इन दोनों की बात करेंगे तो ये हमारी क्या हो गई, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड।
तो देखो कि अगर एक ही क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड की बात करें तो वो सिस्टर क्रोमैटिड, चाहे वो इसके लिए चाहे वो इसके लिए। लेकिन दो होमोलोगस क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड की आपस में बात करेंगे तो ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर होगी। ठीक है, तो देखो अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि एनाफेज 1 में हमारा क्या हुआ था, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए थे, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए थे। इसके लिए हमको एनाफेज की कंडीशन जाननी पड़ेगी। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया सिस्टर नॉन सिस्टर क्या होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखो हमने लता जरा पानी दे दे में प्रोफेज तक तो देख लिया था। अब प्रोफेज के बाद हम क्या देखते हैं कि जब हमारा मेटाफेज आता है, ठीक है, मेटाफेज के बाद हमारा एनाफेज 1, मेटाफेज 1 और फिर टीलोफेज। तो ठीक है, अगला हमारा क्या है, देखो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, जो हम मेटाफेज में देखेंगे तो ये हमारा क्या है, सेंट्रियोल जो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है। अब यहाँ से स्पिंडल फाइबर निकलना शुरू होता है और ये कहाँ जाके लगता है, तो जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं वहां पे सेंट्रोमियर के पास एक कॉन्स्ट्रिक्शन होता है जहां पे डिस्क लाइक हमारा काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमारा यहाँ पे क्या होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो जिसको काइनेटोकोर कहते हैं, जहां से हमारा तर्कु तंतु यानी स्पिंडल फाइबर आके जुड़ता है दोनों साइड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर जुड़ गया है। लेकिन मेटाफेज में क्या होता है कि जो गुणसूत्र होते हैं वो मध्य में आके प्लेट की तरह से बिछ जाते हैं, तो ये इसको मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। ठीक है, एनाफेज में हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे गुणसूत्र हैं, अब गुणसूत्र हमारे पृथक हो जाएंगे, यानी कि ये हमारा जो तारक केंद्रक है, ठीक है, यह तारक काय है, ये क्या करता है, स्पिंडल फाइबर को जैसे ही इस तरह से अपनी तरफ ध्रुवों की तरफ खींचने लगता है एनाफेज की अवस्था में, तो ये हमारा इसका सेंट्रोमियर हो गया, ये हमारे गुणसूत्र। ठीक है, तो यहां हम क्या देख रहे हैं, ये हमारे दो होमोलोगस क्रोमोसोम थे। एनाफेज 1 की अवस्था में यहां अभी क्रोमैटिड सेपरेट नहीं करते हैं। क्रोमैटिड कब हम कह सकते हैं कि एक गुणसूत्र से अगर सेंट्रोमियर से डिवाइड हुआ तो क्रोमैटिड हो जाएंगे, उसी को हम गुणसूत्र भी कह सकते हैं। यानी ये क्रोमैटिड जो है, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड या नॉन सिस्टर क्रोमैटिड अभी अलग नहीं हुए हैं। ये पूरा का पूरा एक क्रोमोसोम को लेके ऊपर जा रहा है, ये पूरा का पूरा एक क्रोमोसोम को नीचे लेके नीचे आ रहा है। यानी एनाफेज की अवस्था में हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट होते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट। ठीक है, टीलोफेज में फाइनली फिर ये कहाँ चले आते हैं, तो सेंटर में ऊपर चले आएंगे, ये यहाँ नीचे आ जाएगा। यहाँ हमारा क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर झिल्ली, सारी चीजें आना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि टीलोफेज को हम उल्टा प्रोफेज कहते हैं। ठीक है, इस तरह से ये इधर आ गया। और अगला जब टीलोफेज के बाद की जो अवस्था होती है जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। तो इस अवस्था में हम क्या देखते हैं, एक गुणसूत्र, यहाँ एक पुत्री कोशिका बन गई, दूसरी पुत्री कोशिका बन गई। अब एक पुत्री कोशिका में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा बना था स्ट्रक्चर, इस वाले खंड में हमारे लाल, जो हमारा रेड वाले में हमारा ब्लू वाले का खंड आ जाता है। ठीक है, और ये ब्लैक वाले के एक में हमारा क्या था, रेड वाले का खंड था। ये हमारा कहाँ हुआ है, तो ये हमारा प्रोफेज की अवस्था में इस तरह के गुणसूत्र हमको मिले थे जहां पे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो चुका था। ठीक है, और यहाँ ब्लैक। ठीक है, इस तरह से हमारे क्या हुए, गुणसूत्र अलग हो गए। यानी कि जब हमारा साइटोकाइनेसिस होता है तो हमको कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, ऐसा हमारा दो सेल ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। एनाफेज में क्या होता है, हमारा जो
एनाफेज 1 के स्टेज में हमारा दोनों के दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पृथक होते हैं। तो ये फाइनली ये जो हमारे क्रोमैटिड कब अलग होंगे, तो एनाफेज 2 हमारा माइटोसिस के इक्वल होता है और माइटोसिस में हमारा क्रोमैटिड अलग होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन, अगर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि किस फेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट इन विच फेज। एनाफेज 2 यानी मियोसिस के एनाफेज 2 में हमारे सेंट्रोमियर स्प्लिट होते हैं और माइटोसिस के एनाफेज में, एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होते हैं। सेंट्रोमियर स्प्लिट होने का मतलब है हमारा क्रोमैटिड का अलग होना, और इस फेज में हमारा क्रोमैटिड सेपरेट होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा क्या है कि माइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, पहला ऑप्शन हमारा रिडक्शनल डिवीजन, सेकंड इक्वल डिवीजन, थर्ड बोथ रिडक्शन एंड इक्वल डिवीजन, और फोर्थ कहता है हमारा, थर्ड ऑप्शन हमारा बोथ रिडक्शन एंड इक्वल डिवीजन, और डी ऑप्शन हमारा क्या कहता है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी कि जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र का पेयरिंग, यानी कि जो समजात गुणसूत्रों का पेयरिंग। सी हमारा क्या होता है रिडक्शन या न्यूनकारी या फिर सम विभाजन दोनों होता है। बी में हमारा सम विभाजन और ए में हमारा न्यूनकारी विभाजन। तो माइटोसिस कैसा होता है, तो सम विभाजन यानी इक्वेशनल डिवीजन या इक्वल डिवीजन कहते हैं। चलो 11th क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फेज ऑफ सेल साइकिल इज अ लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन, यानी कि जो हमारा कोशिका चक्र होता है उसकी लंबी अवस्था कौन सी होती है। ए इंटरफेज, बी एम फेज, सी बोथ और डी नन। ठीक है, आंसर इसका क्या होगा, तो अभी बताए हैं हम इंटरफेज। इंटरफेज की अवस्था जो होती है पूरी कोशिका चक्र का 95% पार्ट हमारा कौन कवर करता है, तो इंटरफेज करता है, और 5% पार्ट हमारा एम फेज कवर करता है। ठीक है, चलो 12th क्वेश्चन देखते हैं कि एट व्हाट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल डज डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीएनए का सिंथेसिस हमारा किस अवस्था में होता है, तो इसका आंसर आपको याद होगा एस फेज। ठीक है, डीएनए की रेप्लिकेशन या इसका सिंथेसिस कहाँ होता है, तो एस फेज में होता है। 13 क्वेश्चन क्या है हमारा, स्पिंडल फाइबर इज फॉर्म्ड ऑफ। स्पिंडल फाइबर किसके बने होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन के, ट्यूबुलिन प्रोटीन के, एक्टिन प्रोटीन के, या मायोसिन प्रोटीन के। ठीक है, ये कल के क्लास के वीडियोस में हम लोगों ने कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्पिंडल फाइबर किसके बने होते हैं, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जितने भी इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे के सारे हम आपको बता देंगे। अभी तक जितने भी हम आपको बताए हैं वो एक बार जाके एनसीईआरटी से रीड कर लीजिएगा, या कोई भी आपके पास नोट्स होंगे एक बार जाके रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है आप हमें टेलीग्राम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ओके, फिर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।